हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ब्यूटीफुल सा चैनल DY क्लासेस पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत यादव। आज जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि मैं क्लास 12th का क्रैश कोर्स लाने वाला हूं, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। तो आ गया है चैप्टर 1, जिसका नाम है आपका वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम। दोस्तों, इसमें बात ना करते हुए, अपने समय को ना गंवाते हुए, और ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए, इसलिए मैं चलता हूं अपने क्वेश्चंस पर। दोस्तों, तो आज के क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि आवेश क्या है। अब आपको लगेगा सर क्या आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आवेश को बताएंगे। नहीं दोस्तों, आवेश पर ही पूरा चैप्टर डिपेंड है, इसलिए मैं आवेश के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। तो आवेश क्या है? किसी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण यह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। दोस्तों, आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बोला जाएगा धनावेश है। क्या बोला जाएगा बच्चों? धनावेश। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो बोला जाएगा ऋणावेश। बच्चों, बस इतना ही हमें जानना है आवेश के बारे में कि आवेश क्या है। आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण किसी वस्तु का गुण होगा, किसी दूसरे का नहीं, वस्तु का गुण होगा, जिसके कारण यह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो हम जान गए धनावेश, और एक होता है ऋणावेश। धनावेश कब होगा और ऋणावेश कब होगा, ये हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद दोस्तों आपको जानना है, आवेश के बारे में हमने जान लिया, आवेश के बारे में हम लोगों ने जाना, आवेश प्रकार भी जान लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, आवेश के गुण क्या क्या हैं। तो आवेश के गुण दोस्तों ज़्यादा नहीं रटना है, 2-4 गुण आप रट लीजिए आवेश के। जैसे समान आवेश यानी प्लस प्लस आवेश यदि रहेंगे धनावेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, पहला गुण। दूसरा गुण बच्चों, आवेशों में क्वांटीकरण होता है, अर्थात आवेशों को मनचाहे ढंग से नहीं बांटा जा सकता है। तीसरा गुण बच्चों, आवेशों में योज्यता होता है, मतलब योज्यता का गुण होता है, अर्थात प्रत्येक आवेश अपने चिन्ह के साथ जोड़ दिए जाते हैं। आवेशों की इस गुण को आवेशों की योज्यता कहते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, आवेश संरक्षण का नियम बता दीजिए कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित की जा सकती है। दोस्तों, आई होप कि आप आवेश के बारे में जान गए होंगे, आवेश कितने प्रकार का है जान गए होंगे, आवेश के गुण क्या क्या हैं ये जान गए होंगे। दोस्तों, मैं इस बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में मुझे ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मेरी आवाज़ को आप सुनकर आप नोट्स, थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर पे। आपको दोस्तों है तो कूलाम का नियम, लेकिन कूलाम का नियम कई सारे बच्चे जानते होंगे, तो मैं आपको केवल एक फार्मूला के तौर पे बता दे रहा हूँ। कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R²। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एक आवेश Q1 रहेगा, दूसरा आवेश Q2 रहता है, इनके बीच की दूरी ये स्मॉल r है, तो उनके बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों, जब इनको मिलाया जाता है तो यही निकल कर आता है कांस्टेंट। तो आप इतना मत जाइए, क्योंकि हमें क्रैश कोर्स के थ्रू को ध्यान में रखते हुए अपने चैप्टर को पढ़ना है। दोस्तों, चलते हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ताकि इससे अति लघुत्तरी क्वेश्चन भी बन जाए आपको। आपने देखा होगा ये K क्या है? K एक परावैद्युतांक है, ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है, और ये माध्यम में अगर कोई आवेश रखा गया है तो उनके बीच लगने वाले बल का विरोध करता है दोस्तों। तो यही इस K, और जहाँ आपको मैं बता दूँ, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। दोस्तों, इसे आप जान गए होंगे कि ये निर्वात की विद्युतशीलता है, और K है परमिटिविटी, जिसको आप बोलते हो परावैद्युतांक। क्या बोलते हो आप लोग? परावैद्युतांक। दोस्तों, आपको मैं बता दूं परावैद्युतांक के बारे में 3 फैक्ट्स जो आज तक आपने जाना होगा, जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आज इस मेरी वीडियो के माध्यम से जान लीजिएगा कि इस K का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। दोस्तों, अगर मैं वायु की बात करूं तो वायु के लिए K का मान होता है 1। यदि मैं धातुओं की बात करूं तो धातु के लिए K का मान होता है इनफाइनाइट। और यदि मैं जल की बात करूं दोस्तों
यदि मैं जल की बात करूं तो के का मान होता है 81। दोस्तों क्या ये फैक्ट्स आपको पता था? यदि पता होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हमें पता था। दोस्तों चलते हैं इसके बाद, यदि हम देखें, यदि आपने देखा होगा कि सर हम तो पढ़े हैं 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹। तो दोस्तों मैं भी कहता हूँ हाँ होता है, लेकिन कब होता है ध्यान से दीजिए, जब परावैद्युतांक का नाम नहीं लेगा, यानी हमारे जब आवेश जो होगा वायु में रखे रहेंगे तो उस समय के का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से मिटा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, जब वायु की बात रहेगी, मतलब कहीं भी परावैद्युतांक का नाम नहीं लिया रहेगा, तो वायु में क्या होगा, वायु जब आवेश रखे रहे होंगे तो हमारा हो जाएगा के का वैल्यू 1, के का मान 1 होगा तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। और यही 1/4πε0 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? 9 × 10⁻⁹ इसका मान होता है Q1 Q2/r²। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार कूलाम का नियम न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। यदि आप ये पता है तो आप दोनों आवेशों को रखकर, उनके बीच की दूरी रखकर आसानी से उनके बीच लगने वाले बलों को आप ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों तो हमें लगता है आप ये समझ गए होंगे। एक बात और दोस्तों, जिसको मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, MI* के थ्रू लिख रहा हूँ, MI*। दोस्तों इसमें क्या बात याद रखना है कि इस के की वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखिए, या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा ना, ये के का मान, और या तो इनफाइनाइट से छोटा होगा या इनफाइनाइट के बराबर। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, कब के का मान 1 के बराबर होगा? जब वायु में रहेगा। कब के का मान इनफाइनाइट होगा? जब धातु होगा, उसके बीच, इन आवेशों के बीच यदि कोई धातु रख दिया जाएगा तो के का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हम आपको बता दें कि अब यहाँ से देखने पर ही लग रहा है के का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, अब दोस्तों पहले आप इसे अगर आप उतारना चाहते तो उतार लीजिए, उसके बाद हम आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों मैं मिटा कर इसके बारे में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यदि कभी आपको बन गया तो आप इसको देख कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा के का मान संभव है? निम्न में से कौन सा के का मान संभव है? दोस्तों यदि ऑप्शन ए दे दिया गया आपको -1, ऑप्शन बी दे दिया गया 1/2, ऑप्शन सी दे दिया गया आपको 6, ऑप्शन डी दे दिया गया 0। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें सभी वैल्यू क्या है कि ये देखिए आप -1 तो होगा नहीं, क्योंकि कभी 1 से छोटा होगा नहीं। 1/2 1 से छोटा हो गया 0.5, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 के बराबर होगा के का मैक्सिमम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू। उसके बाद हम 6 को आंसर मार देंगे। तो देखा ना दोस्तों किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो इस वाले फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। चलिए हम अपना आगे का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अब इसमें दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका मात्रक लिखिए। दोस्तों तीसरा हम दूसरे में पढ़े थे कूलाम का नियम। तीसरी बात हम लोग आते हैं दोस्तों, तीसरी बात आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों आपने अगर अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी तो आपको बताया गया होगा वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र ना, उसके चारों ओर का। तो दोस्तों मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है दोस्तों। और इसका फार्मूला होता है वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q0। इसका फार्मूला होता है वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q0। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये है आपका परीक्षण आवेश। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि परीक्षण आवेश क्या है सर? परीक्षण आवेश दोस्तों क्या होता है कि इसका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है और प्रकृति क्या होती है इसकी प्रकृति होती है सर धनात्मक। मतलब धनात्मक प्रकृति वाला वह आवेश जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? परीक्षण आवेश। दोस्तों ये क्या होता है कि अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न कर पाता। आपको पता होगा कि हर एक आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये केवल चेक करने के लिए, केवल वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है कि किधर होगा। दोस्तों
अब हम लोग जान गए हैं, तो इसका अब मात्रक बात करते हैं। परिभाषा तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों, नहीं हुआ होगा तो आई रिपीट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। परिभाषा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। दोस्तों अब इसकी मात्रक की मैं बात करता हूँ, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। दोस्तों इसका एक अन्य मात्रक है, इसका एक अन्य मात्रक भी है, आप याद रखिएगा। जब मैं आऊँगा विभव प्रवणता में, मतलब विभव और धारिता में आऊँगा, तो मैं वहाँ बताऊँगा विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध, तो वहाँ से एक मात्रक निकल कर आएगा दोस्तों, वोल्ट प्रति मीटर। अभी के लिए आप इसे रट लीजिएगा कि अगर न्यूटन प्रति कूलाम नहीं मिला हमें बहुविकल्पी में, तो हम वोल्ट प्रति मीटर दिख रहा होगा तो आंसर उससे मारेंगे। चलिए दोस्तों, इतना हमें लगता है आप समझ गए होंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों अगर मैं जल्दी जल्दी मिटा दे रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं कि आपको यदि दे दिया गया वैद्युत फ्लक्स, यदि आपको दे दिया जाए वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं बीमी सूत्र क्या होगा। दोस्तों अभी आपके मन में डाउट होगा कि सर बार बार मात्रक और बीमी सूत्र तो नाम ले रहे हैं और मात्रक बता के आगे चले जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने क्या सोचा है कि आपको जितनी भी बोर्ड एग्जाम कक्षा 12 की भौतिक राशियाँ होंगे और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे, मैं सबका एक अलग से सेपरेट वीडियो डालने वाला हूँ, और उसमें जितनी भी भौतिक राशियों का बीमी सूत्र होगा सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप घबराइएगा नहीं। चलते हैं हम यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको एक फार्मूला पता होगा, वैद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, और यहाँ होता है E इंटू ए, वेक्टर A इंटू वेक्टर E दोस्तों डॉट A। दोस्तों ये है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है आपका एक क्षेत्रफल सदिश। दोस्तों क्या होगा कि यहाँ परिभाषा दिया जाता है किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, जो दोस्तों जैसे मैं मान लूँ ये मेरा पृष्ठ है हाथ, अगर इसके अभिलंबवत, देखिए इसके अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई रिपीट दोस्तों, फिर से आप इस क्वेश्चन को मतलब परिभाषा को नोट कीजिए। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। दोस्तों क्या होगा, जैसे ही ये डॉट हटेगा, आप वेक्टर पढ़े होंगे डॉट प्रोडक्ट, तो फाई बराबर होता है दोस्तों EA cos थीटा, EA cos थीटा। तो आप आई होप दोस्तों सुनकर आप मेरे मुंह से सुनकर परिभाषा तो नोट कर लिए होंगे। और दोस्तों अब मैं इसकी मात्रक की बात करता हूँ। इसका मात्रक होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया था ई क्या दो मात्रक बताया था मैंने, एक बताया था न्यूटन प्रति कूलाम और एक बताया था इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो दोस्तों इन दोनों से मैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी डिसाइड करूंगा। क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम होगा, और इसके पहले मैं इसका क्या लिखूंगा, मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और दोस्तों फिर उसका मैं यूज करूंगा तो वोल्ट प्रति मीटर होगा, वोल्ट प्रति मीटर होगा, और क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो एक नया मात्रक निकल कर आएगा वोल्ट इंटू मीटर। दोस्तों यदि एग्जाम में आपसे पूछ दिया वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमी सूत्र क्या होगा, तो पहले तो आप मात्रक देखिए क्या होगा, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दिया होगा या आपको वोल्ट इंटू मीटर दिया होगा, जिसमें से इन दोनों में से कोई भी मिलेगा आप उसको ट्रिक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप आई होप कि आप लोगों का वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे। अब मैं चलता हूं दोस्तों, एक और चीज़ दोस्तों मैं भूल गया आपको बताना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, क्वेश्चन बनेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, यह सदिश है अथवा अदिश, यदि सदिश है तो इसकी दिशा क्या होगी, और मात्रक एवं बीमी सूत्र लिखिए। तो दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों कि वह निकाय, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हो। तो क्या बोलेंगे दोस्तों कि यदि हम बोलें कि वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है, उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आप आते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। आई होप दोस्तों आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव समझ गए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश दोनों बराबर होने चाहिए परिमाण में। दोस्तों यदि ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, भले ये माइनस या प्लस हो ना। तो वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, दोस्तों परिमाण की मैं बात कर रहा हूँ ना कि चिन्ह,
किसी एक आवेश के परिमाण, क्योंकि दोनों परिमाण में बराबर हैं, और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। मैं इसके मात्रक पे चलता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो पाए। दोस्तों मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, बीच की दूरी का मात्रक होगा मीटर। दोस्तों अब बात आएगी दिशा की, तो दोस्तों आप बता दीजिएगा यह सदिश है अथवा अदिश। तो यह सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होगी दोस्तों? इसकी दिशा होगी -q से +q की और। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम ज़्यादा वीडियो लंबा होता चला जा रहा है और आप इतना लंबा वीडियो देखना भी नहीं पसंद करेंगे, इसलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। दोस्तों अब आता है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय को समझाइए। क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप जितनी ज़्यादा रटेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को समझाइए। दोस्तों ये अगर बनेगा तो करीब 4 नंबर का भी बन सकता है, तब इसका निगमन पूछेगा, अन्यथा 2 नंबर में अति लघुत्तरी के रूप में पूछ लिया जाएगा कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय क्या है। तो दोस्तों यदि आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखा होगा तो आप जानते हो गॉस के प्रमेय में क्या कहा गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो फाई होता है ना, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से दोस्तों मैं एक बार फिर से बोलता हूँ परिभाषा, आप नोट कीजिए। किसी वैद्युत फ्लक्स से मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दोस्तों मेरे कहने में कुछ त्रुटियां हो जा रही हैं, इसलिए आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। दोस्तों फिर से सुन लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ε0 क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि मैंने लगभग जितने भी क्वेश्चन का लिस्ट बनाया था सब क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब क्या होगा दोस्तों कि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ, 1-2 ठो जो आपको होंगे। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया था आवेश के बारे में। तो एक आवेश का फार्मूला होता है, पहला क्या होता है यदि हम Q बराबर होता है NI, और दूसरा बात आता है हमने अभी बताया दोस्तों आप लोगों को कि फाई बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। बस इन दोनों पे आधारित मैं एक न्यूमेरिकल बताता हूं दोस्तों। उसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों क्या होता है, एक क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ हम देखेंगे n बराबर, पहले तो आवेश दे दिया गया है। आवेश होता है एक दिया है 1 कूलाम, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻19 कूलाम। उसके बाद दोस्तों हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी मैंने दोस्तों फार्मूला बताया Q बराबर या नहीं, Q का मान क्या होता है 1, N का मान नहीं पता है लेकिन E पर पता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। दोस्तों यदि आप कैलकुलेशन करते रहिएगा तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही सरल एवं समझाने लायक हो दोस्तों, तभी एग्जामिनर आपको नंबर अच्छे से देगा। क्या होगा 1/1/1/1.6 × 10⁻19 कूलाम बराबर n। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दशमलव है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करके इसका दशमलव हटा लेंगे। उसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻19 हो जाएगा दोस्तों। बचा है n, या n इज इक्वल टू दोस्तों हम इसमें से एक 10 निकालेंगे, 100 हो जाएगा इसमें 16 × 10⁻18। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6.25 × 10⁻18। दोस्तों ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन का सलूशन आपको बहुत ही अच्छे से आया होगा। चलिए दोस्तों हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं अब आगे चलता हूं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया था Q बराबर या नहीं, जिस पर हम लोगों ने एक फार्मूला देखा, मतलब एक सवाल देखा। आप चाहो तो दोस्तों एक इसी टाइप का एक और सवाल है। यदि आपसे पूछ दे कि 12.5 × 10⁻18
10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। दोस्तों ये दिया है हमें n की क्वेश्चन है, ये दिया है 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। तो यदि आप देखोगे तो n का मान कितना, सॉरी हाँ, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n का मान दिया है 12.5 × 10⁻18। और दोस्तों आवेश की गणना करना है, मतलब तो एक आवेश पर क्या होता है 1.6 × 10⁻−19, और हमसे Q पूछ रहा है दोस्तों। तो यदि आप यहाँ Q बराबर NI से अगर आप देखेंगे तो n का वैल्यू होगा 12.5 × 10⁻18 हाँ इंटू 1.6 × 10⁻−19। दोस्तों अब क्या करेंगे हम लोग, संख्या का संख्या में गुणा कर लेंगे, उसके बाद घात को घात से क्लियर कर लेंगे, गुणे 10⁻−19। दोस्तों जब आप गुणा करेंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा, 16 × 5 80 × 0 हासिल लगा 8, उसके बाद 16 दूना 32, 32 और 8 40 × 0 हासिल लगा 4, उसके बाद 16 का 16 4 20। दोस्तों का यहाँ पे एक अंक इसका दशमलव, एक अंक इसका दशमलव क्या हो गया 20 गुणे 10 पावर यहाँ दोस्तों आ जाएगा हमारा कितना है -19 है, यहाँ घटेगा तो -1 बचेगा, यानी 20 × 10⁻−1 दोस्तों आएगा 2 कूलाम, मतलब इसका एक माइनस घट जाएगा। दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, Q बराबर या नहीं, यदि आपको फार्मूला पता है तो आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छा कर पाओगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ये मुझे लगता है आपने ये सोल्यूशन कर लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इससे रिलेटेड सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। अति लघुत्तरी प्रश्न आपके हो गए। उसके बाद यदि आपका दोस्तों ये डाउट होगा कि हमें अभी सर ने एक भी बीमी सूत्र नहीं बताया, तो दोस्तों आप घबराइए नहीं दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ, अलग से ही एक वीडियो बनाऊँगा मात्रक एवं बीमी सूत्र का। उसमें जितनी भी कठिन से कठिन भौतिक राशियाँ होंगी, जैसे एप्सिलॉन, म्यू0, पेरकत्व, यल, संधारित्र सी, इन सभी का जितने भी होंगे सब का मैं कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। मैंने कल ही बोल दिया था कि आपकी समस्या अब बन चुकी है मेरी समस्या, इसलिए दोस्तों नो फिक्र। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आते हैं दोस्तों, एक दिया है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हो सकता है आ जाए एक समान वैद्युत क्षेत्र। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, इस वीडियो को आप 2x में स्पीड में देखिएगा। वैद्युत क्षेत्र सदिश, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, वोल्ट प्रति मीटर दिया है दोस्तों। देखें जो कि मैंने अभी आपको मात्रक बताया था, वोल्ट प्रति मीटर। दोस्तों अब फिर कह रहा है मैं एक पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर A इज इक्वल टू दिया है आपको 8i जे कैप सॉरी दोस्तों, जे मीटर स्क्वायर है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, फ्लक्स बताइए। दोस्तों यदि आपने क्लास 11th अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो वेक्टर के बारे में थोड़ा मोड़ा तो जानते ही होंगे कि वेक्टर को दो तरीके से गुणा किया जाता था, एक सदिशों का अदिश गुणन और एक सदिशों का सदिश गुणन। दोस्तों जिसमें डॉट लगा रहेगा उसे बोलते हैं अदिश गुणन, और जिसमें ट्रास लगा रहेगा उसको बोलते हैं सदिश गुणन। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस इतना बताऊँगा दोस्तों कि I, J, K ये तीन जो हैं I कैप, J कैप, K कैप, ये लंबकोणीय एकांक वेक्टर हैं दोस्तों। ये केवल दिशा बताने के लिए आते हैं। तो दोस्तों यदि हम x अक्ष की बात करते हैं उसमें I कैप लेते हैं, यदि J कैप की y कैप अक्ष की बात करते हैं तो J कैप लेते हैं, और Z अक्ष की बात करते हैं तो K कैप लेते हैं दोस्तों। तो मैं इसमें बता दूं डॉट वाले में क्या होता है कि अगर I डॉट I है तो उसका मान होता है 1, J डॉट J होता है तो उसका मान होता है 1, और K डॉट K होता है तो इसका क्या होता है 1। यदि दोस्तों ये ऐसे आ जाए I डॉट J हो जाए तो इसका मान 0, I डॉट J डॉट K हो जाए तो भी मान उसका हो जाएगा 0, और K डॉट I हो जाए तो भी इसका मान हो जाएगा 0। तो दोस्तों हमारा दिया है, मैं हल करता हूँ सोल्यूशन को, क्या होगा E बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। उसके बाद दिया यहाँ दोस्तों वेक्टर A बराबर यहाँ दिया है 8j कैप। तो दोस्तों हम लोग 5 का फार्मूला जानते हैं, यही हमसे 5 पूछ रहा है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यानी 5 बराबर हम लोग दोस्तों जानते हैं वेक्टर E डॉट वेक्टर
ए, तो क्या होता है दोस्तों, तो वेक्टर ई का मैं मान रखता हूँ यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप के कैप। उसके बाद सॉरी दोस्तों सोचिएगा मत, कोरोना पकड़ लेगा आप लोगों को, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, मैं यहाँ हूँ, मुझे ही जो भी दिक्कत होगा मुझे ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 8j कैप। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ इसमें कि हम अभी बताए हैं कि जो अगर i डॉट आई या j डॉट जे के डॉट के मिलेगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, अन्यथा जो भी मिलेगा अलग अलग तो हो जाएगा उसका 0। अगर मैं यहाँ करूँ तो इसका तो गुणा हो जाएगा, लेकिन i और j मिलेगा तो 0। अगर यहाँ देखिए जे मिलेगा इसका तो होगा, लेकिन इसका के जे मिलेगा तो अगर जे के मिल गया तो 0 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं केवल यहाँ सुविधा के लिए ये किया जाता है कि यदि यहाँ जे कैप है तो जे कैप का गुणा करके खाली हो जाते हैं। तो 8 त्रिक 24 जे डॉट इंटू जे, यहाँ पे हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप। उसके बाद यहाँ आ गया आपका 24। यदि आप देखना चाहते हैं तो इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर बोलिए या न्यूटन मीटर इसका प्रति कूलाम बोलिए। तो आपको दोस्तों ये ख़त्म हो गया दोस्तों। आपको जितना भी आपके चैप्टर से रिलेटेड तिलक उत्तरी क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिया दोस्तों। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि कम टाइम में अधिक से अधिक भाई बहन के पास ये पहुंच पाए और ये भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।